नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासत से जुड़े बहुत बड़े खुलासे की। क्या 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत और जीत के बाद बनी कमलनाथ सरकार शुरू से ही खतरे में थी? क्या कांग्रेस की सरकार गिराने की सियासी साजिश शुरुआती 2 महीनों में ही कर ली गई थी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हालिया बयान से। वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उधर दूसरी तरफ सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए अब कमलनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे शिवराज और महाराज की जोड़ी है। कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। बीस मार्च 2020 एमपी के सियासी इतिहास की यही वो तारीख है जब 1.25 साल सरकार चलाने के बाद कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के एक साथ इस्तीफा देने की वजह से कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई थी। तो क्या ये सियासी खेल सिर्फ फरवरी मार्च में ही तय हुआ, या दरअसल इसकी कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी? ये सवाल कहां से उपजा है आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले ये 2 बयान सुनिए। जब जिसे बोल लिया वो अपने कैंडिडेट नेतृत्व तो नहीं कि करो खेल तो कर देंगे, तो बहुत मामूली बात है। पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते, चलाते हैं। कितने दिन चलाते हैं? कमलनाथ जी की सरकार है, अपन भी चलने दो। मेरे को तो पहले ही 4-5 कांग्रेस के लोग आ गए थे कि आप चाहो तो सरकार गिरवा दें। तो मैंने पूछा अपने नेताजी से, अमित भाई से, उनके क्या अरे वो चलने दो यार, अभी थोड़े दिन देखते हैं कैसे चलाते हैं। उनके ठीक है, लेकिन तो 2 महीने में सरकार गिरा देता मैं तो। बीजेपी के महासचिव और पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आया था, जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था वो चिंता ना करें। जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया, बॉस ने इशारा कर दिया, उस दिन कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। बहुत मामूली बात है। और अब उनका नया बयान कि ये सरकार तो 2 महीने में ही गिरा देते, वो तो नेताजी ने मना कर दिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि कमलनाथ सरकार शुरू से ही खतरे में थी? क्या बीजेपी ने पहले से ही तय कर लिया था कि कमलनाथ सरकार को गिराना है? चुनाव से ऐन पहले आए इस बयान पर बवाल तो बचेगा ही, मगर आजकल बवाल सियासत में उपचुनाव को लेकर जारी है। एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए पसीना बहा रहे कमलनाथ ने अब सियासी रैलियों में शिवराज और महाराज पर सीधा हमला करना शुरू कर दिया है। अशोकनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि ना तो वो महाराज हैं और ना ही मामा। मैं महाराजा नहीं, कोई मेरा गुलाम नहीं है। मैं मामा नहीं हूं। मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। एक तरफ जहां उपचुनाव के लिए सियासत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं उपचुनाव से ऐन पहले आए विजयवर्गीय का बयान कितना बवाल मचाएगा ये देखना होगा। सवाल ये, क्या वाकई कमलनाथ सरकार को गिराने की तैयारी 2 महीने बाद ही हो गई थी? सवाल ये कि उपचुनाव में बीजेपी पर यह बयान कितना भारी पड़ने वाला है, और सवाल ये भी कि इस बयान का फायदा क्या कांग्रेस लेने में कामयाब रहेगी? इंदौर से वैभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। खबर बड़ी है, मुद्दा बड़ा है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, और सवालों के जवाब लेंगे बिना वक्त जाया किए। सीधा हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता लखन घनघोरिया साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, चुनाव प्रक्रिया, मतदान नतीजे, इन सब में विश्वास है बीजेपी को या नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न केवल जनप्रतिनिधियों से संबंधित जो प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से चुनाव होते हैं, न केवल उसमें भी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है आसिफ भाई। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र में निर्णायक तो जनता होती है। चुनाव पर भरोसा है तभी तो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक सफर में
दो सांसदों से स्पष्ट बहुमत वाली लोकसभा में, पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो ऐसे ही नहीं बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम, संगठन की ताकत, जनता का विश्वास, इसके कारण से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, बनना प्रारंभ हुई है। यशपाल जी, मैं इसी सवाल को जरा दूसरे अंदाज से पूछता हूं। यशपाल जी, मेरा सवाल ये कि चुनाव आयोग नतीजे घोषित करेगा, उस आधार पर सरकार बनेगी, या कौन सी सरकार कितने दिन चलेगी अमित भाई डिसाइड करेंगे? देखिए आसिफ भाई, निर्वाचन आयोग का काम चुनाव संपन्न कराना है। लोकतंत्र प्रजातंत्र में निर्णायक भूमिका मतपेटियों से परिणाम आने का है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि कौन सी सरकार कितना समय चलाएगी, ये अमित शाह जी तय करेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी तय करवाएंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं आसिफ भाई, इसलिए कि आपने हमको सुनाया, मैंने आपके चैनल पे सुना भी है, जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विवाद को लेकर के, दिग्विजय सिंह जी के दबाव पूर्वक असहयोग को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही थी आसिफ भाई, उसके कारण से स्थिति तो डामाडोल थी। और हम प्रारंभ से ही कह रहे थे कि स्पष्ट बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है जो सपा, बसपा और निर्दलियों के सहयोग से चल रही है। जनादेश कांग्रेस को नहीं मिला था, स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था, खिचड़ी वाली सरकार थी और दबाव में थी। और तब जब आपने भी सुनाया है कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, और तब जब यह बात अमित शाह जी ने कही कि नहीं, हमको अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपने आप सरकार गिरेगी, ये इस बात को परिलक्षित करती है अमित शाह, आसिफ भाई, कि अमित शाह जी ने क्लियर गाइडलाइन कर दी। वैसे यशपाल जी, मैंने अपने पूरे सवाल में अमित शाह का कहीं नाम नहीं लिया, मैंने तो अमित भाई का नाम लिया। अब वो अमित कोई भी हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं, अमित भाई का था। आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था और कैलाश जी का बयान आज आपने उठाया, उसमें उन्होंने अमित शाह जी का नाम लिया। इसलिए भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है सरकार गिराने में अहम भूमिका भाजपा की थी, नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक जो असंतुष्ट थे, और कैलाश जी से अगर 4 विधायकों ने संपर्क भी किया होगा तो ये बात ऊपर हाईकमान को पहुंचाई होगी। मैं लौट रहा हूं इस पर, यशपाल जी आपके पास आता हूं जी, अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस पर। लखन घनघोरिया जी, धन्यवाद दीजिए फिर तो यशपाल जी को, कैलाश विजयवर्गीय को और बीजेपी को, वरना सर आपकी सरकार 2 महीने, इसका मतलब दिसंबर में चुनाव हुए थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपकी सरकार चली जाती साहब, फिर भी आप बहुत लंबा खिंच गए मार्च तक। हाँ घनघोरिया साहब, सुन रहा हूं, बोलिए। जी सवाल सुना आपने या दोबारा दोहराऊं सर? जी बता, दोबारा दोहरा जी। लखन घनघोरिया साहब, कैलाश विजयवर्गीय साहब का जो बयान आया कि मेरे पास तो शुरुआत में ही 4-5 कांग्रेस के लोग आए थे, मुझसे कहने लगे अगर आप कहो तो सरकार गिरवा दें। मैंने अमित भाई से बात की, उन्होंने कहा कि अभी चलने दो, 1-2 साल चलने दो, वरना मैं तो 2 महीने में ही सरकार गिरा देता। मैं कह रहा हूं कि आपने धन्यवाद दिया यशपाल जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, बीजेपी को, कि उन्होंने सरकार चलने दी कम से कम 1.25 साल। हाँ, शायद कैलाश विजयवर्गीय जी जो कहना चाहते हो कि उनके रहमो करम से ये सरकार चली थी इतने दिन। जनादेश, प्रजातांत्रिक मूल, इनकी कोई अहमियत इनकी नजरों में नहीं है। संविधान में प्रदत्त जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के लिए, उनकी कोई अहमियत इनकी नजर में नहीं है। यदि ये सब नहीं होता तो कैलाश विजयवर्गीय जी अकेले नहीं कह रहे, ये तो पहले से कर्नाटक में जो हुआ है, जो गोवा में हुआ है, जो मेघालय, मिजोरम में हुआ है, ये सब जगह मध्य प्रदेश में हुआ, और राजस्थान में भी पूरे एपिसोड को करने की भरसक भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। इनका जनाधार पूरे प्रदेश, पूरे देश से खिसकता नजर आया है। बलात् इस तरीके से सरकार गिरा के, धनबल, बाहुबल के बलबूते से ये सरकार गिरा के न केवल अपनी हर धर्मता को पूरी कर रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान को तार-तार कर रहा है। ठीक, मैं लखन जी लौट रहा हूं आपके पास। मनीष सर आपके पास आ रहा हूं। लखन जी आता हूं मैं आपके पास। मनीष सर, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि ये क्या बयान दे गए कैलाश विजयवर्गीय, ये बहुत हल्का सवाल है। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि टाइमिंग जो है इस वक्त,
ये बयान क्यों दे गए कैलाश विजयवर्गीय? मुझे लगता है आसिफ, इसके पीछे शायद ये वजह रही होगी कि कैलाश जी अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी सपोर्टर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये उनकी दया से या उनकी पार्टी की दया से या उनके नेताओं, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं कि नेताजी बोलते तो मैं गिरा देता, ये उसको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं सबको, या एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। या एक चीज और इसमें नजर आती है आसिफ, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है, क्योंकि ये सरकार गिराने के लिए काफी सारे ऐसे नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ जी की जो सरकार गिरी है वो उन्होंने गिराई है। चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे वो अरविंद भदौरिया जी हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो, सबने अपने अपने रोल प्ले किए हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम अभी एकदम से सामने नहीं आया था कि कैलाश जी का भी इसमें हाथ है। तो ये वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी मेरा भी कोई वजूद है मध्य प्रदेश में, ये ना समझें कि मैं बंगाल चला गया हूं। क्या ये सोचना ज्यादा है मनीष जी कि चुनाव बाद नेतृत्व स्तर पर कोई नया दावा कैलाश विजयवर्गीय खड़ा कर रहे हैं इस बयान को देकर कि वो मैं था जिसने ये पूरा प्लान किया, वो मैं था जिसके पास सबसे पहले कांग्रेसी आए थे, और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि बॉस जिस दिन इशारा करेंगे सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मामूली बात है। देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं की जननी होती है। आप देखिए, मार्च से पहले किसने सोचा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी की जहां तक मुझे अभी राजनीतिक समझ है, मुझे नहीं लगता कि जब तक बंगाल चुनाव नहीं हो जाते आसिफ, तब तक वो किसी भी पद के लिए वो दावेदारी तो कर सकते हैं, बट वो दावेदारी के वो हकदार होंगे कि नहीं, ये अभी थोड़ा टेढ़ी खीर है। क्योंकि अभी उनका पूरा फोकस, क्योंकि पिछले 2-3 साल से वो यहाँ से विस्थापित होकर बंगाल चले गए हैं और बंगाल की राजनीति में काम कर रहे हैं, बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह की दावेदारी में मध्य प्रदेश में होंगे। हो सकता है बंगाल चुनाव के बाद स्थितियां परिस्थितियां बदलें, और अभी तो 10 नवंबर के बाद क्या होगा ये हम आप नहीं जानते। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास मनीष जी, लेकिन देखिए इतना तो मध्य प्रदेश का आम आदमी और देश का आम आदमी जानता ही है कि बंगाल के तो सीएम बनने से रहे कैलाश विजयवर्गीय। अगर वहां सरकार बीजेपी की बनती भी है, अगर चाहेंगे, ख्वाहिश कहीं की होगी तो वो कहां की होगी, वो सब जानते हैं। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, बीजेपी कहती चाल चरित्र चेहरा, व्यक्ति से पहले पार्टी, पार्टी से पहले देश। ज्योतिरादित्य सिंधिया मारे थे, बेचारे थे, कांग्रेस में सताए हुए थे, उनको बीजेपी ने सहारा दिया, उन्होंने बीजेपी को आकर सहारा दिया, नतीजा बीजेपी की सरकार बनी। प्रभात झा जो कई पन्नों के दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चलते थे सिंधिया के जमीन घोटालों पर लेकर, अचानक उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो पहले विरोधी थे अब वो समर्थक है, उन पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। या तो प्रभात झा आज झूठ बोल रहे हैं या फिर पिछली बार झूठ बोल रहे थे। और ये कैसा चाल चरित्र चेहरा है जो कल तक दागी था, आज वो चूंकि समर्थक है तो फिर ना पार्टी पहले ना देश पहले, सबसे पहले सिंधिया और सत्ता। देखिए आसिफ भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की संपदाओं को लेकर के जो भी दस्तावेज या जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, चल रहा है, और राजनीति है तो आगे भी चलता रहेगा। अभी कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ रखा है। जहां तक आपने प्रभात झा जी की बात कही है, प्रभात झा जी इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं, और जब वो स्पष्ट कर चुके हैं तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका जो दायित्व है, उनकी जो अनुभव है, उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। ठीक, यशपाल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, प्रभात झा सिंधिया पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, यशपाल जी प्रभात झा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोलेंगे, हम पूछेंगे। लखन घनघोरिया साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल। आज कमलनाथ ने अशोक नगर में एक बात कही, उन्होंने कहा ना मैं महाराज हूं ना मैं किसी का मामा, और जब मैं महाराज नहीं हूं तो मेरा कोई गुलाम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जब तक सिंधिया आपकी पार्टी में थे तब तक वो महाराज भी थे, उनके गुलाम भी थे, वो गुलामी भी करवा रहे थे, और ऐसे महाराज के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे थे। आसिफ भाई, सबसे पहले तो यशपाल जी की इस बात पे अकेले प्रभात झा जी ने नहीं, माननीय शिवराज सिंह जी ने भी कहा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राजनीति। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो पंक्तियां उनने बोला था, और एक खानदान विशेष को गद्दार की उपमा भी दी थी।
ये भी शायद आपको याद होगा, ये भी याद होगा कि पवैया जी क्या कहते रहे, समूचा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल क्या कहता रहा, ये सारी चीजें सामने हैं। कमलनाथ जी ने अगर ये बातें कही है कि मैं मामा नहीं हूं, एक शौक सा चला है। माननीय शिवराज सिंह जी कभी अपने आप को बहनों का भाई कहते थे, कभी अपने आप को बच्चियों का मामा कहते थे, और कभी अपने आप को किसानों का बेटा कहते थे। 2005 से लेके 2018 तक माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की हैसियत से रहे हैं, और ये खूब रिश्ते बनाते थे। रिश्ते कहाँ कैसे तार तार हुए, सबसे पहले नंबर 1 रहा महिलाओं के उत्पीड़न पे अत्याचार में। सर देखिए 2005 से लेके किस तरह का कार्यकाल रहा वो भी सबने देखा। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आज जो निशाना साधा कि मैं महाराज नहीं, मेरा कोई गुलाम नहीं, तो अब तक जो महाराज आपके साथ थे उनके इसका मतलब गुलाम थे, वो गुलामी करवा रहे थे, और आप कहते कि कमलनाथ सरकार में सब कुछ ठीक था, आपके एक सहयोगी गुलामी करवाते रहे और आप सरकार चलाते रहे। कमलनाथ जी ने कभी महाराज नहीं कहा। एक सामंतवादी सोच जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपनी जो एक विचारधारा थी, जो ईगो था, वो सामने आया है। वो महाराज हैं कि नहीं, अभी भी वो अपने आप को परसों कहीं की सभा में कह दिए, वहां एयरपोर्ट में बोले मैं महाराज हूं, तो क्या इस सामंतवाद को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही? वो अपने मुंह से यदि अपने आप को महाराज कह रहे हैं, तो इसमें कौन गुलाम क्या? वहां तो पूरा का पूरा ग्वालियर अंचल इस बात को कह रहा है कि ये इनने इस समय सरकार गिरा के किस तरीके के क्रियाकलाप किए हैं। ठीक, लखन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अब तक वो सवाल का जवाब आपसे मिला नहीं मुझे। मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी देखिए, क्या उपचुनाव के नतीजे ही दे तय करेंगे? सिर्फ ये नहीं कि सत्ता किसके हाथ में रहने वाली है, ये भी कि पूरा एपिसोड मानेसर, गुड़गांव, हैदराबाद, पूरा एपिसोड मैं महाराज नहीं, मैं मामा नहीं, और पूरा एपिसोड की कमलनाथ ने वादे किए थे, वादे नहीं निभाए तो मैं चला गया बीजेपी में, इस सब को जनता की अदालत तय करेगी 10 नवंबर को। बिल्कुल, जनता जो तय कर लेगी 3 नवंबर को कर लेगी आसिफ, और 10 को हम सबको उसके नतीजे मालूम चलेंगे। एक्चुअली जो अभी माननीय यशपाल जी सिसोदिया जी बोल रहे थे, जो कि भाई हमने लोकतंत्र और संविधान इस तरह की काफ़ी सारे शब्द यूज़ करते हैं आजकल नेता लोग, मगर सबसे बड़ा सवाल आसिफ जो एक आम आदमी जो फील करता है वो ये है कि आम मतदाता ठगा गया है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है उसके कारण, क्योंकि मतदाता ने मत अपना किसी और को दिया, वो मत कहीं और चला गया। अब फिर से आप उसके सामने खड़े हो के साहब हमको वोट दे दो, अब हम दूसरी पार्टी में आ गए। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर, और वक्त मेरे पास चूंकि खत्म हो गया। मनीष सर, एक बड़ी दिलचस्प बात है, जनता आजकल ये भी कह रही है कि लगे हाथ एक काम करते हैं, नए प्रत्याशियों से एक हलफनामा भी लिखवा ही लेते हैं, एक एफिडेविट भी लिखवा ही लेते हैं कि कहीं 2 महीने बाद फिर से पासा ना पलट जाए, इधर का उधर ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वैसे बुराई नहीं है। बहुत धन्यवाद यशपाल जी, लखन जी, मनीष जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हजारों लाखों बेरोजगारों से जुड़ी हुई खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई खबर, उस पर हम डिबेट करेंगे 8:30 बजे। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।